हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर शो के बारे में। इसमें यदि आप आरआरबी, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज 24 मई 2021 की दैनिक समसामयिक को हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, शुरुआत करेंगे। वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? देखो, पहला जो अंडर 17 जो महिला विश्व कप है 2022 का, इसका आयोजन भारत में ही होने वाला है। क्या इसके अलावा भी भारत में फीफा का आयोजन हो चुका है? देखो, फीफा अंडर 17 ही महिला विश्व कप का आयोजन हुआ था 2017 में। इसका भी आयोजन भारत में ही हुआ था। ये जो फीफा इतिहास में ये भारत में दूसरा टूर्नामेंट है जो फीफा का भारत में जिसका आयोजन होने वाला है। इसके अलावा अंडर 17 का 2017 में भी आयोजन हो चुका है और 2022 में इसका जो है आयोजन होने वाला है। तो भारत में इसका आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो है 2017 का फीफा वर्ल्ड कप वीमेन का होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 2017 में हो चुका है अंडर 17 का। इसके अलावा 2022 में जो है अब इसका भारत में आयोजन होने वाला है। बात करेंगे अगले, जो फीफा अंडर 17 मैंने आपको बता ही दिया। देखो, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है हमारा, उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिएगा। तो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसका आयोजन हुआ था रूस में और फ्रांस ने इसको जो है जीता था। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है वो कतर दोहा में जो है इसका आयोजन होने वाला है। इसकी तैयारी भी जोरों शोरों पर चल रही है, कतर दोहा में इसका आयोजन होगा। इसके अलावा 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका आयोजन यूएसए, साथ ही साथ मैक्सिको और कनाडा, 3 कंट्री जो है इसको मिला करके इसको कराया जाएगा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फीफा जो है हमारा, जिसको हम फुटबॉल का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप माना जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख के स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में डीआरडीओ ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी परीक्षण के लिए कौन सी किट विकसित की है? देखो, कोरोना वायरस जो है इसकी एंटीबॉडी जो है उसका परीक्षण किया जाएगा। किट इन्होंने विकसित की है डिपकोवन। तो इसको जो है इनके द्वारा विकसित किया गया है। न्यू एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है। इसका जो होगा क्या, ये 75 मिनट में जो है इसके द्वारा रिजल्ट आ जाएगा कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं है, और इसकी कीमत भी मात्र 75 रुपया ही है। तो इसको जो है डीआरडीओ के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। उसके अलावा 2DG जो आपको दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये डीआरडीओ के द्वारा ड्रग बनाई गई थी जो कि एक पाउडर की तरह था। इसके अलावा श्वास जो है इसको भी जो है इसरो के द्वारा ये जो है बनाया गया था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था। इसके अलावा कोविशील्ड जो आपको दिखाई दे रहा है चौथा ऑप्शन, इसको डीआरडीओ ने ही बनाया था। कोविड-19 की टेस्ट की किट है। इसके अलावा डिपकोवन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। बात करेंगे अगले, ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है 2DG जो ड्रग बनी थी भारत में डीआरडीओ के द्वारा जो बनाई गई थी, उसके उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह, भारत के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। तो 2DG ये काम क्या करती है, जो कोरोना वायरस है उसकी ग्रोथ को रोकने में ये जो है मदद करती है। तो उसको लेकर के जो है आगे जो कोरोना के जो भी मरीज हैं, जो भी पेशेंट हैं, उनको रिकवर होने में आसानी हो सके, इसे ऐसा करने के लिए इस ड्रग को जो है बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इसको भारत में लॉन्च किया जा चुका है। उसके अलावा डीआरडीओ के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिएगा। देखो, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ डीआरडीओ के बारे में मैं बता दूँ, जी सतीश रेड्डी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी सतीश रेड्डी का हाल ज़्यादातर सुर्खियों में बने रहते हैं, इसीलिए जो है डीआरडीओ के ये जो है अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में चीन और रूस ने मिलकर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की, इसका नाम क्या है? देखो, ये जो है शुडापू और जो तियानबेन, ये दोनों ही इसके सही आंसर हैं। तो ए और बी जो है इसका आंसर होने वाला है। देखो, होगा क्या, चीन और रूस जो है दोनों देशों ने मिलकर के घोषणा की है कि हम जो है आपस में मिलकर के जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे। तो ये जो है शिनजियांग जो प्रांत है चीन का, वहाँ पर जो है इनका आयोजन होना है। तो इसका जो वर्चुअल उद्घाटन है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व चीन का जो छोटी छोटी आंखों वाला ये जो शी जिनपिंग है इसके द्वारा जो है किया गया है। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं बता दूं। देखो, चीन का दुश्मन कौन है? अमेरिका। अमेरिका का दुश्मन कौन है? रूस। ये तीन, देखो, रूस भी चीन का दुश्मन है, चाइना भी रूस का
चाइना भी जो है यूएसए का दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त हो जाता है। तो चीन और रूस जो है आपस में खूब इनकी दोस्ती जम रही है। तो इन्होंने ही जो मिलकर के आपस में घोषणा की है कि ये जो है आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लगाने वाले हैं। चीन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या मैं बता दूं तो 39 जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। इसके अलावा इसका परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कोयले पर से जो है इस निर्भरता को कम करेंगे। जब कोयले से निर्भरता कम हो जाएगी तो जो कार्बन इमिशन होने वाला है उसको भी जो है कम किया जा सकेगा। उसके अलावा भारत में परमाणु विज्ञान के जनक जो थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। तो होमी जहांगीर भाभा जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है भारत के परमाणु विज्ञान के जनक थे। इनको जो है इन्होंने भारत में परमाणु विज्ञान की जो है शुरुआत की, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम इसकी शुरुआत की। भारत का पहला परमाणु जो रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा, जो कि 93 में जो है इसको लगाया गया था। तो भारत के परमाणु विज्ञान के जनक ध्यान रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं भारत के परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र में जो है तारापुर जो है इसको 1972 में लगाया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसको जो है यूएसए की सहायता से लगाया गया था। उसके अलावा ये जो आप गुजरात देख रहे हैं, गुजरात में जो है वो काकरा पार है, सूरत में है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ राजस्थान में जो है उसका नाम है रावत भाटा, तो राजस्थान में ये स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बात करूं तो नरौरा जो पावर प्लांट है वो जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा कैगा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कर्नाटका में स्थित है। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। एक का तो नाम है कलपक्कम और दूसरा है कुडनकुलम। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रूस की सहायता से इसको लगाया गया था और भारत का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला है वो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? मैं आपको बता दूं भारत में आतंकवाद जो विरोधी दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1951 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, जो इनका असैसिनेशन हुआ था। इसके लिए जो है आतंकवाद विरोधी दिवस जो है मनाया जाता है। 21 मई को इनका मर्डर हुआ था, एक विस्फोट किया गया था, एक महिला ने जो है अपने पूरी तरीके से बम को उड़ा लिया था। तो इसमें भी जो है राजीव गांधी जी की इसमें ही हत्या हुई थी। इसके अलावा 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। देखो 1991 में इनका देहांत होता है। तो अभी जो 2021 है तो इसमें जो है इनकी 30वीं जो है पुण्यतिथि जो है मनाई जा रही है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और एंटी टेररिज्म जो डे जो है, नेशनल टेररिज्म डे जो है वो 21 मई को जो है मनाया जाता है। देखो पर जो आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं वो भारत में खूब हुई हैं। देखो ताज होटल की आप देख सकते हैं, पुलवामा हो, कोई भी जो है आतंकवादी घटना होती है तो इन सब की चीज़ जो है निंदा होनी चाहिए और इनको लेकर के जो है जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो ये सब लेकर के जो है आतंकवादी घटनाएं ना हो, इनको रोकने के लिए जो है ये एंटी टेररिज्म डे जो है 21 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा जो राजीव गांधी थे वो तमिलनाडु में जो है इनकी हत्या हुई थी 21 मई 1991 को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये भारत के सबसे ज़्यादा युवा प्रधानमंत्री जो थे भारत के यही थे, युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इसके अलावा भारत की एक और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी निधन जो है इसी वजह से हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इंदिरा गांधी जी का जो निधन था वो भी इसी वजह से जो है इनकी भी हत्या की गई थी। इनके जो अंगरक्षक थे, 2 सिख अंगरक्षक, उनके द्वारा जो है इनको गोली मारी गई थी। इसके अलावा राजीव गांधी जी का कार्यकाल जो है इनमें जो है 2 संविधान संशोधन ऐसे हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा याद किए जाते हैं। इनको लेकर के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। ये दौर वो था कि सरकारों में जो है उथल पुथल हो रही थी, पार्टियाँ इधर से उधर हो रही थी, लोग इधर से उधर दल बदल हो रहे थे। तो दल बदल का जो है कानून आया, तो दल बदल विरोधी जो है ये कानून आया। इससे द्वारा जो है 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। इसमें होगा ये कि इसमें जैसे मान लीजिए आज भी कोई एमएलए है, कोई भी एमपी है तो पार्टी छोड़ के किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है इस 52वें संविधान संशोधन के बाद से। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी जाकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था, सरकार अल्पमत में आ जाती थी। राजीव गांधी इससे परेशान हो गए तो उसके बाद उन्होंने दल बदल विरोधी जो है कानून बनाया 1985 में, जिसको 52वां संविधान संशोधन कहा जाता है। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा करके कर दी गई थी। तो इसको जो है 1989 में जो है ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। इसके अलावा मई के महत्वपूर्ण दिवस जान लीजिएगा। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया
मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस? ये क्यों मनाया जाता है? ILO के द्वारा जो है मनाया जाता है। 1 मई 1919 को जो है इसकी स्थापना होती है, तो इसको लेकर के जो है इसको मनाया जाता है। इसके अलावा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो मीडिया की आज़ादी है उसको लेकर के जो है इसको मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके अलावा 8 मई को जो है रेड क्रॉस डे जो है मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक थे हेनरी डुनंट, उनका जो है बर्थडे होता है। इसके अलावा 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी डे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 11 मई 1998 को ही भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, जिसको हम ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये हुआ था। इसके अलावा 12 मई को जो है नर्स दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड जो बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। देखो सर्वाधिक जैव विविधता जो है विश्व में कहाँ स्थित है वो मैं आपको बता दूं, तो जो अमेजन के वर्षा वन है वहाँ पर ये स्थित है। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। ध्यान रखिएगा तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का दोबारा अध्यक्ष जो है वो चुना गया है? मैं आपको बता दूं इसका जो दोबारा अध्यक्ष चुना गया है, जो पहले भी वही थे नरेंद्र बत्रा, उनको ही जो है दोबारा से इनमें चुन लिया गया है। इसके अलावा ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हैं भारतीय जो हॉकी महासंघ है उसके जो हैं ये अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। मेजर ध्यानचंद को आप जानते ही होंगे, हॉकी के जादूगर। साथ ही साथ मनिका बत्रा जो हैं वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, देखो नरेंद्र बत्रा हैं, इनको जो है इसमें चुना गया है, ध्यान रखिएगा नरेंद्र बत्रा यही हैं। इसके अलावा जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, ये इसका जो है जो अध्यक्ष है वो इनको चुना गया है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2018 का, उसका आयोजन भारत में ही हुआ था। भारत के भुवनेश्वर में जो है इसका आयोजन हुआ था। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का शहर है, यहाँ पर जो है इसका आयोजन हुआ। तो इसके अलावा भुवनेश्वर जो है वो 100वीं स्मार्ट सिटी, पहली स्मार्ट सिटी जो है वो भुवनेश्वर हुई है, ध्यान रखिएगा। जो 2015 में स्मार्ट सिटी योजना आई थी, इसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी, तो पहली स्मार्ट सिटी जो है वो भुवनेश्वर है, और 100वीं स्मार्ट सिटी जो है वो शिलोंग जो है 100वीं स्मार्ट सिटी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हॉकी के जादूगर जो हैं मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है हॉकी के जादूगर। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल मिले। देखो मैं आपको बता दूँ भारत के ओलंपिक मेडलों का हाल क्या है। भारत को ओलंपिक के जो मेडल मिले हैं, टोटल 28 मेडल मिले हैं, सभी मिलाकर के सिल्वर, ब्रॉन्ज और जो गोल्ड मेडल सब मिलाकर के भारत को 28 जो है ओलंपिक में मेडल मिले हैं। और 28 मेडल ही जो हैं जो माइकल फिलिप्स हैं इनको 28 गोल्ड मिले हैं, लेकिन भारत को टोटल 28 मेडल ही मिले हैं। और एक बात और बता दूं, भारत को 28 में से 9 तो गोल्ड मेडल मिले हैं अब तक ओलंपिक में, 9 में से 8 तो हॉकी के ही हैं। ध्यान रखने वाली बातचीत तो ये 9 में से 8 तो जो है हॉकी के, एक मात्र जो है वो शूटिंग को मिला है। शूटिंग में जो अभिनव बिंद्रा हैं उनको जो है इसका मिला है, हॉकी का जो उन्होंने जीता था, जो 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता था। इसके अलावा जो ओलंपिक मेडल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल जो सिंगल श्रेणी में मिला वो अभिनव बिंद्रा को 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक में मिला था। इसके अलावा जो भारत के गोल्ड मेडल, जैसा कि आप देख सकते हैं 9 टोटल गोल्ड मेडल हैं, 9 में से जो हैं 8 तो हॉकी के हैं और एकमात्र जो है अभिनव बिंद्रा जो कि दिखाई दे रहे हैं लास्ट में 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें मिले थे। उसके अलावा जो करंटली देखो हॉकी का वर्ल्ड कप जो है 2016 का कहाँ हुआ था, वो यदि मैं आपको बताऊं तो 2016 का जो आयोजन हुआ वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। उसके अलावा 2020 का आयोजन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, इसका आयोजन टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 में होने की उम्मीद है। उसके अलावा 2024 का मैं आपको बता दूं पेरिस के फ्रांस में जो है इसका आयोजन होने वाला है। इसके अलावा 2028 का जो होगा तो लॉस एंजल्स में जो है इसका आयोजन होगा। उसके अलावा माइकल फिलिप्स जो देख सकते हैं इनके पास 28 तो गोल्ड हैं और भारत के पास टोटल 28 मेडल हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है 2016 के जो ओलंपिक है उसकी तस्वीर है। देखो 2016 के ओलंपिक में मात्र भारत को 2 मेडल मिले और 2 मेडल जो हैं भारत की महिलाएं लेकर के आई, भारत की शेरनियां लेकर के आई थी। पुरुष तो सिर्फ वहाँ घूमने घामने के लिए गए थे, उनको कोई मेडल नहीं मिला था। एक तो हैं साक्षी मलिक और दूसरी हैं हमारी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को मिला सिल्वर मेडल, इसीलिए इनको सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है, और इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल साक्षी मलिक को, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में नेपाल में घटे नाटकीय घटनाक्रम के बाद संसद को भंग कर दिया गया। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? देखो, नेपाल के बारे में मैं बता दूं, जो केपी शर्मा ओली हैं, जब देखो नेपाल का लोकतंत्र 2015 में बहाली हुआ है। इससे पहले यहाँ पर राजतंत्र चला करता था, राजशाही होती थी। लेकिन जब नेपाल 2015 के बाद पहली बार यहाँ पर सरकार चुनी गई, उसके बाद ये जो है कई बार जो है इनकी सरकार खतरे में आ गई और कई बार इन्होंने जो है इनके विश्वास मत भी इनके खिलाफ अभी आया था, विश्वास मत भी ये हार गए थे, सरकार से इनको हटना पड़ा। बार बार ये इस्तीफा देते हैं, बार बार सरकार में आते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पर जो है संसद को जो है भंग कर दिया गया है। देखो, संसद को जब भंग कर दिया जाता है तब जो है दोबारा चुनाव होते हैं। तो दोबारा चुनावों की यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है। नवंबर में जो है यहाँ पर चुनाव होने प्रस्तावित हैं। तो नवंबर में जो है यहाँ चुनाव होंगे। तो केपी शर्मा जो ओली जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। विद्या देवी भंडारी जो हैं वो नेपाल की राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा शेख हसीना जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे श्रीलंका में ये दोनों भाई भाई सरकार मिलकर चलाते हैं। गोटाबाया राजपक्षे ये जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और महिंदा राजपक्षे जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देखो, पहले महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। तो नेपाल की संसद जो है यहाँ पर डिजॉल्व हो गई है। संसद के बारे में आप जान लीजिएगा, भारतीय जो संसद है, देखो संसद का जो पहले भवन था वो ये वाला था। अब जो है नया प्रोजेक्ट चल रहा है, वो संसद भवन कुछ इस तरीके का जो है बनने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट विस्टा है, इस पर जो है काम भी चल रहा है। इसके अलावा संसद के बारे में आपको बता दूँ, जैसे संसद है, हम जब संसद सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। लेकिन संसद के 3 अंग आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो लोकसभा, दूसरा जो है राज्यसभा और मतलब 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। 3 इसमें अंग होते हैं। कोई भी बिल यदि आपको पास कराना है तो पहले या तो लोकसभा में लेकर के जाइए, या जो है आप राज्यसभा में लेकर के जाइए। तो लोकसभा राज्यसभा से दोनों पास होने के बाद ये जो है प्रेसिडेंट के जब इस पे साइन हो जाते हैं, तब ये जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो संसद के 3 अभिन्न अंग हैं जिनको हम लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, भारतीय संसद जो है हमारा अनुच्छेद जो है हमारा 3 अनुच्छेद होते हैं। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, सरला से आप जो है इसको याद रखिएगा। 79, 80 और 81। 79 जो अनुच्छेद है संसद, 80 हमारा राज्यसभा हो जाता है, 81 हमारा लोकसभा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो अनुच्छेद है वो 81 है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है और संसद का अनुच्छेद 79 है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो संसद जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा है, दोनों के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं आप जान लीजिएगा, कंपैरिजन के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। देखो, लोकसभा जो है हमारा अस्थायी सदन है, 5 वर्ष में जो है इसको डिजॉल्व कर दिया जाता है। 5 वर्षों में ये जो है डिजॉल्व हो जाता है। 5 वर्ष के बाद दोबारा नई जो लोकसभा है उसका गठन होता है। तो अभी जो हाल ही में लोकसभा चल रही है वो 17वीं जो है लोकसभा चल रही है। इसके अलावा राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका जो है विघटन नहीं होता है और इसके जो है सदस्यों का कार्यकाल अवश्य होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष के बाद जो इसके सदस्य होते हैं वो रिटायर होते जाते हैं, लेकिन ये जो है राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। इसके अलावा लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसका अनुच्छेद जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे 81 तो अनुच्छेद लोकसभा का है और साथ ही साथ जो 80 अनुच्छेद है वो राज्यसभा का है। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं दोनों की दोनों। इसके अलावा लोकसभा में सीट्स की संख्या की बात करूँ, 545 जो हैं वो यहाँ पर सीट हैं और 543 सीटों पर जो है 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। उसके अलावा टोटल जो सीट्स यहाँ पर हो सकती हैं राज्यसभा में वो 245 हो सकती हैं। तो 12 जो हैं सीट्स इसमें मनोनीत की जाती हैं, तो 233 जो हैं सीट इसमें होती हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं वो 250 हो सकती हैं, लेकिन 245 अभी सीट हैं, जिसमें 233 जो हैं वो सांसद चुने जाते हैं और 12 जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। उसके अलावा भारत में पहली बार जो लोकसभा है, दोनों ही जो है 1952 में ही इनकी बैठक होती है, पहली दोनों की। और भारत में पहले जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए थे। उसके बाद पहली लोकसभा की बैठक जो है 1952 में हुई थी। देखो, लोकसभा में तो स्पीकर होता है जो यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा, सांसदों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है, यहाँ का जो स्पीकर होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मार्था कुरुम्बकुम
को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? देखो मार्था कुम्ब जो है, इनको महिला जो मुख्य न्यायाधीश है वो केन्या का जो है पहला महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखो केन्या के बारे में मैं बता दूं आपको, नैरोबी जो है वो यहाँ की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो केन्या का नैरोबी शहर है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हेडक्वार्टर स्थित है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो है हमारा जो प्रोग्राम है, उसका जो है हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है। इसकी स्थापना जो है 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। इसके अलावा महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं को जो है केन्या का इसको चुना गया है। इसके अलावा भारत में जो है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कभी भी महिला को जो है, सुप्रीम कोर्ट की महिला जो है चीफ जस्टिस अभी तक महिला जो है नहीं बनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महिला जज जरूर बनी है। तो जो पहली जज थी वो फातिमा बीबी थी। अभी हाल ही में इंदु मल्होत्रा भी जो है सुप्रीम कोर्ट की महिला जज ही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का संविधान अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख है। और अभी जो जजों की संख्या है टोटल 34 जो हैं इसमें जज हैं, जिसमें 33 तो जज होते हैं और एक जो है इसमें चीफ जस्टिस हैं। तो जो 48 में CJI हैं भारत के। NV रमन्ना जो हैं वो भारत के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा बात करेंगे भारत की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो हैं, उनका नाम है फातिमा बीबी। आप ध्यान रखिएगा, फातिमा बीबी जो हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। उसके अलावा लीला सेठ जो थी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस जो हैं वो लीला सेठ थी। इनको हाई कोर्ट की पहली महिला जो है चीफ जस्टिस कहा जाता है। ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य की जो है वो ये चीफ जस्टिस थी, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे आगे, ये जो है आपको दिखाई दे रही है, ये है अन्ना चांडी। अन्ना चांडी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। अन्ना चांडी जो है, अन्ना चांडी जो थी हमारी, ये केरल राज्य की जो है जो हाई कोर्ट है इसकी पहली महिला जज जो थी वो अन्ना चांडी ही थी। ये केरल राज्य की हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे होने वाला है वो हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम विटामिन्स के बारे में जानने वाले हैं, उनके स्रोत के बारे में जानेंगे, उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा केयरफ्लिक्स विटल जो है वो क्या है। मैं आपको बता दूँ ये होता क्या है, एक तरीके का ये एप्लीकेशन है। इसका काम क्या होगा वो आप समझिएगा। जो हमारा वो होता है ऑक्सीमीटर जो होता है, जिससे हम ये जो है ये चीज़ें नापते हैं, जो पल्स रेट वगैरह जो हम नापते हैं, पल्स रेट नापता है, ऑक्सीजन का लेवल नापता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब आपको जैसे तो इसके द्वारा तो आप नाप ही सकते हैं, उंगली इसमें हम लगाते हैं। डॉक्टर के पास यदि आप जाओगे तो चेक करेगा तो ये ज़रूर लगाएगा, तो ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए इसको लेकर के एक एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है। ये जो है पल्स रेट का पता लगाएगा, श्वसन दर का पता लगाएगा। इसमें जो है फिंगर को स्कैन कराएंगे तो इसमें जो है पता चल जाएगा। 95% तक बताया जा रहा है, ये जो है एक्यूरेसी ये रखता है। ये जो है कैमरे का यूज करेगा। इसको शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो केयर नाउ एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा ये जो है हार्ट रेट जो है उसको पता लगाएगा, उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है उसके द्वारा रेस्पिरेटरी रेट जो है उन सबको जो है पता लगाने वाला है। इसके अलावा ये जो है आप देख सकते हैं जैसे जो ऑक्सीजन का लेवल वगैरह होता है वो यदि मैं आपको बता दूं, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है यदि आपकी 94 से लेकर के 100 के मध्य, तो आप जो है एकदम प्रॉब्लम की बात नहीं है, एकदम सही सिचुएशन में। उसके अलावा पल्स रेट आपकी 60 से 125 के मध्य होनी चाहिए और जो परफ्यूजन इंडेक्स है वो 0.2% से 20% होना चाहिए और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 12 से 20% होनी चाहिए। उसके अलावा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में मेडागास्कर में मछली की नई प्रजाति खोजी गई, वो कौन सी मछली है। मैं आपको बता दूँ जो मछली की नई प्रजाति जो है कोलकैथ जो है, ये जो है नई प्रजाति खोजी गई है मेडागास्कर में। देखो मेडागास्कर जो देश है वो मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा, ये जो है हिंद महासागर का एक जो है देश है। तो ये जो है विलुप्त प्रजाति थी, 1938 के बाद जो है ये अब देखी गई है। तो 1938 से पहले ये जो है विलुप्त की प्रजाति में थी और ये डायनासोर के ज़माने की मछली है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 42 करोड़ साल पुरानी जो है ये जो है मछली है। तो ये जो है मछली आप देख सकते हैं इसका। इसके अलावा ये आप मैप देख लीजिएगा, ये देखिए ये रहा मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो है अफ्रीका के पास का ये जो है देश है। तो मेडागास्कर जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन, ये आप दिख ही रहा होगा। इसमें जो मेन जो है मालदीव्स पड़ जाता है, इधर ये सेशेल्स है, मॉरिशस है और ये मेडागास्कर, कोमोरोस वगैरह ये जो है सब इंडियन ओशन के ही वो हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है जाइलोफिश दीपिकी। ये क्या है, ये सांप है आपका एक। तो सांप की नई प्रजाति जो है वो खोजी गई है, किसके द्वारा, जाइलोफिश दीपिकी जो है तमिलनाडु में जो है इसको खोजा गया, सांप की नई प्रजाति है। उसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सिस्टूरा हिरण्यकेशी।
ये क्या है, ये एक तरीके की मछली की नई प्रजाति है, सिस्टूरा हेररकेसी। इसको हाल ही में जो है खोजा गया है। इसको किसमें खोजा गया था? इसको महाराष्ट्र में तो खोजा गया है पहली बार, और इसको जो उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे हैं, क्या नाम है उनका, तेजस ठाकरे, उनके द्वारा खोजा गया था। उसके अलावा सॉरीपोड डायनासोर ये है। तो सॉरीपोड डायनासोर जो है भारत में इसका जीवाश्म मिला, कहाँ मिला था? मेघालय की जो खासो पहाड़ियाँ हैं, खासो जो है गारो खासी जयंती 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, तो खासो जो पहाड़ी है वहाँ पर इसको मिला है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया है? मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड कोरियोग्राफी जो अवार्ड है वो 2020 सुरेश मुकुंद को जो है इस अवार्ड को दिया गया है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड। ये एक तरीके से डांस का ऑस्कर इसको माना जाता है। डांस का ऑस्कर किसको कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, डांस का ऑस्कर इसको कहा जाता है। ये जो है इनको दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो देख सकते हैं आपके सामने सुरेश मुकुंद हैं, इनको जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये जो चीज़ आप देख लीजिएगा, देखो नेशनल फिल्म का अवार्ड के बारे में मैं बता देता हूँ। 67वें जो है नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए। इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म किसको दिया गया था वो आप ध्यान रखना, छिछोरे फिल्म को जो है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया, एक तो मनोज बाजपेयी और एक धनुष जो है। मनोज बाजपेयी की जो फिल्म थी भोसले, उसको दिया गया था। उसके अलावा जो दूसरे जो हैं हमारे ये इनको जो है असुरन फिल्म के लिए जो है इसको दिया गया था। इसके अलावा कंगना रनावत जो है इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। 2 फिल्में थी इनकी, मणिकर्णिका और पंगा, इन दोनों के लिए अवार्ड को इनको चुना गया था। उसके बाद बात करेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो 51 में जो है वो रजनीकांत साहब को जो है दिया गया है। इसके अलावा 50 में किसको दिया गया था? 50 में जो दिया गया था अमिताभ बच्चन को दिया गया था। इसको देता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में इनकी शुरुआत होती है और पहला अवार्ड जो है वो देविका रानी को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है वो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड को कहा जाता है। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो आ गया है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके स्रोत के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनसे कोई भी एग्जाम आप दे लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस सभी में पूछी जाती है लगभग। तो ये क्वेश्चन जो विटामिन से रिलेटेड आपको परेशान करते ही करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। इसके अलावा इससे रोग कौन कौन सा हो सकता है? रंतौंधी जो है वो इससे रोग हो सकता है। रंतौंधी क्या होता है? एक तरीके से नाइट ब्लाइंडनेस जो है, रात में जो है लोगों को सही से दिखाई नहीं देता, ये जो है जेरिथेलिमिया जो है वो भी इसी में रोग होता है। उसके अलावा विटामिन बी के बारे में बात करूँ तो विटामिन B1 के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है थायामीन। थायामीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है वो मैं यदि आपको बता दूँ तो वेरी रोग जो है वो इसकी कमी से जो है होता है। तो ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? दूध जो है, दूध, अंडा, पनीर जो है इसके विटामिन ए के स्रोत होते हैं। सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है वो गोल्डन राइस में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा विटामिन B1 जो है मूंगफली हो गया, तिल, सूखी मिर्च हो गई, इन सब में जो है ये पाया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं विटामिन B2 के बारे में जान लीजिएगा। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका जो नाम है वो राइबोफ्लाविन जो है वो इसका नाम है। तो राइबोफ्लाविन, इसकी कमी से रोग क्या होता है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये सब जो जीभ जो फट जाती है ये जो है इससे हो जाता है। तो इसकी जो हरी सब्जियां हैं, दूध हैं, ये जो है विटामिन के इसके स्रोत होते हैं। इसके अलावा विटामिन B3 के बारे में मैं बता दूं आपको, इसका जो नाम है वो नियासिन जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है, नियासिन। इससे जो रोग होता है वो पेलेग्रा जो है वो इसके द्वारा जो है इसके रोग हो जाता है। जो दाद खाज जो होती है, फोर्डी सिंड्रोम जो है उसको कहा जाता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं अगला जो विटामिन है हमारा विटामिन B5 के बारे में बताऊंगा आपको। B5 का जो हमारा नाम है वो पेंटाथोनिक जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है, और पेंटाथोनिक एसिड जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B6 में आपको बता दूं पायरिडॉक्सिन जो है वो इसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम में हम पायरिडॉक्सिन इसको कहते हैं। इसके अलावा इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया और त्वचा रोग जो है वो इसकी कमी से हो जाते हैं। उसके अलावा विटामिन B7 के बारे में मैं बताऊं आपको, बायोटीन जो है वो विटामिन B7 को कहा जाता है। इसकी कमी से जो है लकवा जो है वो इसी विटामिन B7 की कमी से मारता है। और जो शरीर में दर्द होता है, बाल वगैरह जो गिरते हैं, इसी की कमी से गिरते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन B12। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विटामिन B12। इसका साइंटिफिक नेम पहले तो ध्यान रखिएगा, साइनोकोबालेमाइन जो है
वो इसका साइंटिफिक नेम है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं विटामिन B12 जो है एनीमिया जो है इसकी कमी से जो है रोग हो जाता है, और इसमें जो है कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट जो है इसका मेन जो हो जाता है, कोबाल्ट में जो है विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन C जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विटामिन D में यदि आपको बताऊं तो विटामिन D जो है हमारा कैल्सीफेरोल जो है विटामिन D को कहा जाता है, तो कैल्सीफेरोल ध्यान रखिएगा। रिकेट्स जो होता है बच्चों में जो सूखा रोग वगैरह हो जाता है उसको जो है कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन E में आपको बता दूं तो टोकोफेरोल जो है वो विटामिन E को कहा जाता है। जनन शक्ति जो कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी जो है उसको लेकर के कहा जाता है। विटामिन K में आपको बताऊं तो विटामिन K जो है रक्त का थक्का ना जमता, फाइलोक्विनोन जो है वो इसको जो है कहा जाता है, फाइलोक्विनोन। ध्यान रखिएगा विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ध्यान रखिएगा। कल भी हम इसको टॉपिक को इसी वाले टॉपिक को जो है आगे बढ़ाएंगे और जो है इसको बारे में और 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे, तो जुड़े रहिएगा आप इस चैनल पे। इसके अलावा यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा यदि आप डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डेली PDF प्राप्त होते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।